Hello students, myself Kamlesh Kumar Gupta, Saraswati Vidya Mandir, Barvachena Betia. This is my fifth video for the chapter 2 named as Nutrition in Animals in Science for class 7. इसके पहले हम लोग 4 वीडियोज़ में पढ़ते आए थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन में डाइजेशन किस तरह से होता है। ये डाइजेशन करने के लिए जो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य 6 पार्ट्स थे जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था, जिनका नाम था माउथ या बकल कैविटी, दूसरा ओएसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन और छठा एनस। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के 6 मेन पार्ट्स थे। हर एक पार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन करते समय भोजन का पाचन हमारे शरीर के इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स में किस तरह होता है, यानी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। पहला नंबर बकल कैविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसमें दांत, जीभ और सलिवरी ग्लैंड का काम किस तरह होता है। उसके बाद ओएसोफेगस किस तरह काम करता है। और इसके पिछले वीडियोज़ में यानी 4th वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टमक हमारे शरीर में किस तरह काम करता है। मैंने बताया था आपको कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भोजन को पाचन के लिए पूरी तरह तैयार करने में स्टमक का सबसे बड़ा हाथ होता है। स्टमक से मेनली 3 तरह के जो लिक्विड सिक्रीट होते हैं जिनका नाम था म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस यानी कि एंजाइम्स। म्यूकस का काम था कि इस स्टमक के इंटरनल वॉल को यानी कि अंदर के दीवार को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सुरक्षित रखना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही तीव्र होता है और उससे हमारा स्टमक जल सकता है, डैमेज हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए म्यूकस का एक लेयर उस इंटरनल वॉल पर बन जाता है, जिसके कारण से हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रभावित नहीं होता। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या था? भोजन को एसिडिक बनाना और उस भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस या जितने भी जर्म्स हैं उनको मारना और उनसे हमारे शरीर की रक्षा करना। उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूस यानी कि एंजाइम्स थे, वो एंजाइम्स का काम था स्टमक में ही प्रोटीन का पाचन करना। इसके बाद हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि स्टमक के बाद के जो मेन पार्ट्स हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, वो किस तरह कार्य करते हैं। तो स्टमक से भोजन निकलने के बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 और एक्स्ट्रा ऑर्गन्स इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े रहते हैं, लीवर और पेनक्रियाज। लीवर भोजन के पाचन में हेल्प करता है और पेनक्रियाज भी भोजन के पाचन में हेल्प करता है। इनका अपना अलग अलग रोल है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इस वीडियो में आप इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि बीच में जो पीले कलर का कुंडली नली है जो बहुत ज़्यादा घुमावदार है, इस घुमावदार नली को ही स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, जिसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मीटर तक होती है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन में स्थित सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, बाकी जितने भी तरह के
कंपोनेंट्स पाए जाते हैं फूड के, ये सारे इसमें एब्जॉर्ब किए जाते हैं और सबका पाचन इसी में किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 90% तक। इसके बाद इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए जो मेन पार्ट्स हैं लीवर और पेनक्रियाज के बारे में जानते हैं। लीवर क्या है? लीवर हमारे शरीर में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा अंग है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो पहला कौन है? पहला है हम लोग के शरीर का स्किन, यानी कि हमारे शरीर की चमड़ी, जो हमारे शरीर को बाहरी एनवायरनमेंट से बचाती है। स्किन पहला लार्जेस्ट ऑर्गन है और दूसरा लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर है। इसके अलावा लीवर का एक और प्रॉपर्टी होता है रीजनरेशन का। इट हैव रीजनरेशन पावर। अब रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपने अगर छिपकली के बारे में सुना होगा। छिपकली की अगर पूँछ को काट दिया जाए तो कुछ दिनों बाद दोबारा से उसकी पूँछ उग आती है, यानी कि फिर से उसका पूँछ तैयार हो जाता है। इसको बोलते हैं छिपकली का रीजनरेशन पावर। काटने के बाद वो फिर वापस आ जाता है। उसी तरह हम लोग का लीवर का भी रीजनरेशन पावर होता है। अगर हम अपने लीवर के 75% पार्ट को काट के निकाल दें तो बाकी जो 25% पार्ट बच जाता है उससे फिर से एक नया लीवर क्रिएट हो सकता है, तैयार हो सकता है। ये लीवर की अपनी एक खासियत है। इसलिए लीवर की जो बीमारी होती है तो कभी कभी लीवर को काट के निकालना पड़ता है, लेकिन निकालने के बाद भी वो फिर से रीजनरेट होकर पूरी तरह दूसरा नया लीवर तैयार हो जाता है। तीसरा, इट रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। हमारे ब्लड में पाचन क्रिया के बाद जो जहरीले पदार्थ बनते हैं उन जहरीले पदार्थों को अलग करने का काम ये लीवर करता है। चौथा, इट स्टोर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे शरीर में जो विटामिन्स और मिनरल्स भोजन के द्वारा जाते हैं उनको स्टोर करने का काम भी हमारा लीवर करता है। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि भोजन के पाचन में इसका हेल्प होता है। लीवर जो है वो एक तरह का लिक्विड तैयार करता है जो कि हमारे फूड में स्थित फैट के पाचन में हेल्प करता है। इट हेल्प टू डाइजेस्ट फैट ऑफ आवर फूड। इसका नाम है बाइल जूस। लीवर के अंदर बाइल जूस तैयार होता है, यानी कि लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और उसको अपने नज़दीक स्थित एक और थैली बनी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं गैल ब्लैडर, जो कि पीछे डायग्राम में एक ग्रीन कलर का थैली आपने देखा होगा। उस गैल ब्लैडर में ही डाइजेस्टिव जूस यानी कि ये बाइल जूस स्टोर रहता है और जब पाचन क्रिया शुरू होती है तो इसी से बाइल जूस निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आए हुए भोजन के साथ जाके मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद उसमें जो फैट स्थित है, जितने भी तरह का फैट पाए जाते हैं, उसका पाचन में हेल्प करता है। आप लोगों ने एक लीवर से जुड़ी बीमारी के बारे में सुना होगा जिसका नाम है पीलिया। इंग्लिश में कहा जाता है इसको जॉन्डिस। जॉन्डिस में हमारा आँख, हमारा शरीर पूरा पीला पड़ने लगता है, यानी कि जॉन्डिस जो है ये एक तरह का लीवर का बीमारी है। अगर लीवर ठीक तरह से काम ना करे तो हमें पीलिया की बीमारी होती है। इसीलिए अगर किसी को जॉन्डिस होता है तो उसे तेल जातीय जितने भी पौधे हैं जितने भी फूड हैं वो खाने से मना कर दिया जाता है। वो तेल से बने हुए चीज़ नहीं खा सकते। ऐसा कोई भी भोजन वो नहीं कर सकते जिसमें फ़ैट की मात्रा अधिक हो या फ़ैट पाया जाता हो। इसीलिए जॉन्डिस के बीमार के लोगों को फ़ैट वाले फूड नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये एक तरह का इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इस पेनक्रियाज से भोजन पाचन करने के लिए जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो भी निकलते हैं और साथ में हार्मोन्स का भी ये सिक्रीशन करता है। इसके द्वारा निकलने वाले डाइजेस्टिव जूस हमारे फूड में स्थित प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों के पाचन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, जब तीनों का पाचन पेनक्रियाज ही कर देता है तो फिर हमें स्टमक में
प्रोटीन का और बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने की क्या ज़रूरत थी इसी रूप में कि जितने भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उनमें से ज़्यादातर का पाचन जो है वो हमारे बकल कैविटी और स्टमक में हो जाता है। लेकिन जो बचे खुचे प्रोटीन और फैट्स हमारे फूड में रह जाते हैं उनका पाचन करने में ये पेनक्रियाज हेल्प करता है। पूरे के पूरे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ये पाचन नहीं करता, सिर्फ जो बचे खुचे हुए रहते हैं उसमें उन्हीं का पाचन पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं उनके द्वारा होता है। तो पेनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन करते हैं। और इंडिविजुअली फैट का पाचन लीवर द्वारा निकलने वाले बाइल जूस से होता है, प्रोटीन का पाचन स्टमक में होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे बकल कैविटी में होता है। तो यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद जो फूड है, फूड के जो मेन कंपोनेंट्स है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब कि फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइजेशन का मतलब यही होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होना। अब यहाँ तक होने के बाद इसके एब्जॉर्प्शन का काम शुरू होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो काम ये करता है उसका नाम है विलाई, VILLI को वो विलाई पढ़ते हैं। विलाई जो है हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ इस तरह दिखाई देता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक गोल तरह का होता है और उसके अंदर के पूरे दीवार पर उंगलियों की तरह निकले इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होने वाले भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, इसके साथ जुड़े हुए जो ब्लड वेसल्स हैं उस ब्लड वेसल से होते हुए पूरे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को ले जाके ब्लड में मिक्स कर देते हैं। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, इन सभी का फूड से एब्जॉर्प्शन करते हैं। फूड के अंदर से ये सारी चीज़ों को निकाल कर हमारे ब्लड में ले जाके मिक्स कर देते हैं। इतना काम है हमारे शरीर में विलाई का। अब जितना भी चीज़ फूड में पाया जाता था, फूड कंपोनेंट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, वो सभी के सभी लगभग 90% तक सब के सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है जिसमें थोड़ा बहुत जल की मात्रा होती है, कुछ मिनरल्स बच जाते हैं, वो सभी हमारे शरीर के नेक्स्ट हिस्से में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाता है उस लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इस लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी बचे हुए जो फूड कंपोनेंट्स हैं जैसे मेनली वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स, बचे हुए विटामिन्स, उन सभी चीज़ों का पाचन इस लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है जैसे कि पिछले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास जो मोटा नली पाया जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो इस ऑर्गन में पहुंचने के बाद फूड के सारे कंपोनेंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जाके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है जिसका कोई काम नहीं होता और उनका शरीर में कुछ नहीं हो सकता, वो इसी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में स्टोर हो जाते हैं। और स्टोर होने के बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इसको अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम लोग का शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम था जिसमें हम लोगों ने इस डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी 6 पार्ट्स के बारे में पूरे डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया। और हर एक पार्ट में भोजन का पाचन कौन करता है, किस तरह किया जाता है और इसका एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है, फिर उसको ले जाकर ब्लड में कैसे मिक्स किया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। तो
इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ओवरऑल क्या हुआ कि हम लोगों ने जो भोजन किया उस भोजन में से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज जितनी भी चीज़ें पाई जाती थी, ये सभी चीज़ें इस डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा निकल के ब्लड में मिक्स कर दी गई और मिक्स करने के बाद बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसको हमारे शरीर के एनएस के द्वारा टाइम टाइम पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह पूरी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो इस चैप्टर के पार्ट बचे हुए हैं जिसका नाम है डाइजेशन इन एनिमल, जो अदर एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे वीडियोज़ मैं बना के आपको भेज रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो सके। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, नहीं समझ पाइएगा, तो मेरा ये वीडियो बनाना पूरी तरह बेकार हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से किताब पढ़िए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर मैं वीडियो के साथ कोई अदर लिंक भी भेजता हूँ तो उसको भी अच्छी तरह से स्टडी करके चैप्टर को पूरी तरह समझने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।